हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और दोस्तों, पॉलिटी के बाकी के भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ जाकर उनको विजिट कीजिए, देखिए। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैंने यहाँ पर पिक्चर भी लिया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री इसमें हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो संघ की कार्यपालिका है, उसका हिस्सा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और दो आर्टिकल आपको इसके लिए ध्यान रखने हैं, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ही बताता है। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? तो आर्टिकल 74 बेसिकली कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो इसमें आप कुछ डिटेल्स देखते हैं कि आखिर किस तरह से मंत्री परिषद राष्ट्रपति के एड एंड एडवाइस के लिए बनाया गया है। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। देखिए, जब राष्ट्रपति का अपना कोई भी काम निहित नहीं है, मतलब क्या है कि वो एक सिग्नेटरी बॉडी है, वो एक रबर स्टैंप है। उनका जो भी डिसीजन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन पर निर्भर करता है। तो प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। Although President may send any advice given to him by the Council of Ministers to reconsider, but after reconsideration he is bound to follow the advice। तो मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी सलाह भेजी जाती है, एडवाइस अगर दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर रिकंसिडरिंग के बाद भी फिर से मंत्रिपरिषद ने उनके पास भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति जो है वो बॉन्ड टू उनको साइन करना ही होगा, वो निश्चित तौर पर उस चीज़ को मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है उनका पूरा का पूरा सिस्टम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर चलता है, जिसके मुखिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए भारत में प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट है कि द एडवाइस गिवन टू प्रेसिडेंट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। मतलब ये नहीं है कि मंत्रिपरिषद ने किस आधार पर राष्ट्रपति को सलाह दिया, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं। संविधान में ये कहा गया है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को सलाह दिया है तो उसको फिर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75 कहता है, कुछ अन्य जो प्रावधान है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड वो आर्टिकल 75 में है। तो ये कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि फ्रॉम विच आर्टिकल द प्राइम मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड, और द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज अंडर विच आर्टिकल it is written. So the answer will be article 75. So the prime minister shall be appointed by the president and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister। ये बहुत ही जरूरी है इस चीज को समझना कि जो पोर्टफोलियो होता है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी है या कौन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, ये सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री ही मुख्य तौर पे जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जो सलाह देंगे उस हिसाब से राष्ट्रपति काम करेंगे। अब है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब समझिएगा कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। और यहां पर भी एक चीज ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रपति ऐसा तभी करते हैं जब उनको प्रधानमंत्री की तरफ से सलाह दी जाती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब देखिए, यही चीज़, यही प्रोविजन है जो कि भारत को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बनाता है। कि मतलब कुछ भी काम अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती हैं तो वो
संसद के निचले सदन दैट इज हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। तो इसी कारण से भारत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल है। और चूंकि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में, दैट्स वाई इंडिया इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिफोर एंटरिंग द ऑफिस द मिनिस्टर्स आर एडमिनिस्टर्ड ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो शेड्यूल 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 में जो ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है, वो शपथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट, किनको, तो मंत्रियों को। अब है कि एनी पर्सन हु हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट गेट द मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। मतलब क्या है कि जैसे नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब उन्होंने एस जयशंकर को विदेश मंत्री बना दिया। तो एस जयशंकर उस समय जो है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि 6 महीने के भीतर एस जयशंकर को लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ी। तो ये बात हो गई कि किसी को भी आप बना तो सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उनको किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। इसके बाद है कि द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। मतलब क्या सैलरी होगा, क्या प्रिविलेजेस एंड पर्क्स होंगे, क्या उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी, ये सब कुछ पार्लियामेंट निर्धारित करती हैं। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके हिसाब से आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मिनिस्टर्स को कुछ एक्स्ट्रा पावर, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं। तो इस कारण से ये चीज़ें डिसाइड जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है कि किसको कितना किस मिनिस्ट्री, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री है तो कैबिनेट मिनिस्टर को क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, या उसके बाद स्टेट मिनिस्टर्स हैं तो उनको क्या मिलनी चाहिए, या उसके बाद कभी अगर भारत में डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं तो उनको क्या मिलनी चाहिए। इट इज ऑल डिसाइडेड बाय, दीज ऑल आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है कि विद द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। विद द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गेट डिसॉल्व्ड। तो यहाँ पर यह चीज़ है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो ऑटोमेटिकली जितने मंत्री हैं उन सबका इस्तीफा हो जाता है, क्योंकि अब जो भी नया व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो अपने हिसाब से पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करता है। इसके बाद सेकेंड नोट है, सिंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 75 में जो लिखा हुआ है कि चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, इसीलिए लोकसभा जो है वो क्या है, इसीलिए जो भारत जो है वो क्या है, एक तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और एक चीज़ और कि 3 क्लास हैं भारत में मिनिस्टर के, जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 क्लासेस ऑफ मिनिस्टर्स। तो मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है जिसके चेयरमैन भी कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर के कुछ जस्ट बिलो, जैसे होम मिनिस्टर हुए या डिफेंस मिनिस्टर हुए या फॉरेन मिनिस्टर्स हुए, तो दीज ऑल आर अंडर द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। इसके अलावा कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं, और जनरली जो है वैसे मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। जनरली आप इस चीज़ को एक ऐसे समझिए कि कैबिनेट मिनिस्टर हो गए किसी मिनिस्ट्री में, उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक से अधिक भी हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें एक से अधिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। कुछ जो छोटे मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पावर मिनिस्ट्री है, तो पावर मिनिस्ट्री में जो आर.के. सिंह हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। मतलब क्या है कि उनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, और जब कभी भी ऐसा होगा तो उनको हम पावर मिनिस्टर भी कह लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिनिस्टर होगा, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, और जिसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज कहा जाएगा। और इंडिया में एक और सिस्टम है जो किया जा सकता है लेकिन कभी किया नहीं गया है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। मतलब कि उप मंत्री भी हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पहले कैबिनेट मिनिस्टर हो, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, और फिर
डेप्यूटी मिनिस्टर हो तो ऐसा प्रोविजन वो कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट नोट है कि इफ एनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज नो कैबिनेट मिनिस्टर देन ही इज गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। तो यही चीज़ मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री हो जाएगा। तो इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 जो कि ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है को एड एंड एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और आर्टिकल 75 में फिर उसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा और किस तरह से पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।